हाय, दिस इज डॉक्टर सदाशिवम वंस अगेन विथ यू। कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने प्रॉमिस किया है कि दूसरा एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि उस वीडियो में थोड़ा सा सेक्टोरल ओवरव्यू था, बट उसमें मैंने बात किया है कि थोड़ा सा डिटेल में मैं समझाऊंगा। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे कॉरपोरेट अर्निंग्स निकल रहा है, जैसे आईटी कंपनीज है, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सब कंपनीज अपने अपने अर्निंग रिजल्ट्स अभी इस हफ्ते ले आ रहे हैं और काफ़ी सारे इंडियन कॉरपोरेट्स अपना अपना रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा बहुत मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 क्वार्टर से हो क्या रहा है और वो सब होने का क्या इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स है, उसके बारे में इस वीडियोस में देखेंगे हम। ठीक है जी। जैसे हम कह रहे हैं, मार्केट पर्सपेक्टिव से वैल्यूएशंस तो काफ़ी रिच है, वो एक फैक्टर है। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स। जिनको थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स पता नहीं है उनको मैं बताता हूँ। मैक्रो है कि गवर्नमेंट के फिजिकल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट के मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, लिक्विडिटी है, वो सब जो है स्टॉक मार्केट्स को काफ़ी अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ इंडिया में जो हो रहा है सिर्फ वो नहीं है, क्योंकि यूएस मार्केट्स में जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट इमर्जिंग मार्केट्स में होता है। मैं काफ़ी सारे वीडियोस डाला हुआ हूँ इंग्लिश में, टैपर टैंट्रम के बारे में, ग्रोथ और इन्फ्लेशन को कैसे गवर्नमेंट्स मैनेज करते हैं, इंडिया कैसे मैनेज करते हैं, यूएस कैसे मैनेज करते हैं, वो सब के बारे में मैं वीडियोस डाला हुआ हूँ। बट वो सब जो है इंग्लिश में है। काफ़ी लोग मेरे से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप हिंदी में भी वीडियोज़ डाल दिया करिए। इंग्लिश तो सब समझ सकते हैं, फिर भी जब हिंदी में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होता है वो आसान भी रहता है और आराम से समझ भी सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मातृभाषा हिंदी है। ठीक है जी। अंग्रेजी तो हमने बाद में सीखा है। ठीक है। आप देखेंगे यूएस इंटरेस्ट रेट्स की बात करेंगे तो आने वाले 1-2 साल में 8 इंटरेस्ट इंक्रीज होने जा रहा है। 8 इंटरेस्ट इंक्रीज, क्योंकि इंटरेस्ट इंक्रीज करने वाला एजेंसी जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएस में एक एजेंसी है जिनका नाम है फेड, फेडरल रिजर्व जिसको कहते हैं, क्योंकि कहते हैं 100 बेसिस पॉइंट्स तक इंटरेस्ट बढ़ सकता है। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1% है। आपको ऐसा लगेगा 1% क्या, अरे भाई 1% इंक्रीज तो पता नहीं दुनिया को कहाँ से कहाँ ले जाता है, और उसका इफेक्ट देखेंगे इंडिया में, इमर्जिंग मार्केट्स में। ये 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज में तो पूरे पूरे स्टॉक मार्केट्स गिर जाता है, लोग बेचारे अपने अपने बर्तन बेचने को आ जाते हैं। देखा पिछले 3 महीने पहले एक बार यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम थोड़ा सा टैपर करने वाले हैं, इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे और अपना एसेट परचेज को टैपर करेंगे। चाहे हमारे निफ्टी तो 200 पॉइंट्स गिर गया भाई, डेट मुझे याद नहीं है, दूसरे वीडियो में ये सब डाटा बता दूंगा। चलिए जी, वो एक फैक्टर है। मैक्रो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कंपनी जो प्रॉफिट्स बनाता है वो तो फैक्टर हाई है स्टॉक प्राइसेस डिसाइड करने में, बट ये जो मैक्रो फैक्टर्स जिसकी हम बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, आपके फिजिकल पॉलिसी हो गया, आपके लिक्विडिटी हो गया, वो सब चीज़ें करेगा। उसके ऊपर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्रूड ऑयल जो आज की डेट में $80 के आसपास बिक रहा है वो $120 तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मार्केट के लिए हेडविंड है। हेडविंड का मतलब क्या है, एरोप्लेन चलता है तो सामने से हवा आता है तो मतलब बड़ा दिक्कत होता है नहीं, ये एक हेडविंड है। दूसरा लिमिटिंग फैक्टर जिसको कहते हैं टेल विंड, पीछे से अगर हवा मार दे तो बढ़िया तरह। जब एक ज़माने में मैं अपने साईं बाबा कॉलोनी कोयम्बटूर से सीआईटी कॉलेज साइकिल में जाता था, मतलब 15 किलोमीटर का, जब पीछे से हवा लगता आराम से, कोई पेडल करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसी को टेल विंड कहते हैं। तो अच्छी अच्छी फैक्टर है, बट ये जो फैक्टर्स हम बात कर रहे हैं ये सब हेडविंड फैक्टर्स है जी। और लोग ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है 19,000 पहुंच जाएगा अगले दिसंबर तक। 19,000 तो ये 1,000 तो 2 महीने में हो जाता है, बट वो एस्टिमेट है 100% हम पहुंचेंगे, बट बीच बीच में इंटरमिटेंट करेक्शंस तो होता रहेगा, क्योंकि ये सब मैक्रो फैक्टर्स के बारे में बात करें। माइक्रो फैक्टर्स कंपनी के अंदर क्या हो रहा वो भी है भाई, ये सब में मेन ड्राइवर्स है। चलो थोड़ा सा हमने बात कर लिया, मैक्रो फैक्टर्स है, क्रूड ऑयल प्राइसेस है, वो सब चलता रहेगा, इंटरेस्ट रेट हाइक्स है। अब डोमेस्टिकली इंडिया के हिसाब से आप देखेंगे 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया में ध्यान से सुनिएगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो स्ट्रक्चरल बेसिस पे नॉमिनल जीडीपी को
ओवरटेक करने वाला है। मतलब कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो है नॉमिनल जीडीपी जितना हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे भी ज्यादा होगा। भाई ये नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी है, ये सब इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स है। किसी और वीडियो लेके आऊंगा, आपको सब कुछ समझा दूंगा। जैसे फिस्कल इकोनॉमिक्स है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, उसमें फिस्कल डेफिसिट है, लोग फिस्कल डेफिसिट भी है, उसमें रेवेन्यू डेफिसिट भी है, उसमें प्राइमरी डेफिसिट है। चलिए वो इकोनॉमिक क्लास हो गया, बट ध्यान से मोटा मोटा ये समझ लीजिएगा, पहली बार 2011 के बाद इस बार कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो है नॉमिनल जीडीपी से भी ज्यादा होगा। अब देखेंगे इसमें कॉन्फिडेंस, किस कॉन्फिडेंस से इकोनॉमिस्ट इसको कह रहे हैं, उसका भी कारण है, क्योंकि कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स है वो नजर आ रहा है। क्योंकि आज की डेट में आप इंडिया को देखेंगे कि इंडिया ज्यादा फॉर्मलाइज हो रहा है, दूसरा डिजिटलाइज हो रहा है, तीसरा डीकार्बनाइज हो रहा है, और फाइनेंशियलाइज हो रहा है। क्योंकि ये चारों जो है एक तरह का मैक्रो इकोनॉमिक पिलर्स है, और चारों में इंडिया बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और सिर्फ वो नहीं है, गवर्नमेंट तो काफी सारे सेक्टर्स प्राइवेट कंपनीज के लिए खुल रहा है, जिस वजह से कैपेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंशन कहते हैं, मैं उसके बारे में भी वीडियो डालूंगा। मतलब प्राइवेट कैपेक्स क्या चीज है, ये एक चीज है। प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत पैसा लेके आएगा। लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, अंबानी अदानी कहते रहते हैं लोग, भाई अगर वो लोग नहीं है तो मतलब इंडिया में टोटल ट्रेन रुक जाएगी। कहाँ इंडियन गवर्नमेंट सबको नौकरी दे पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। ये प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे आपके टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अदानी हो, ये जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। सब लोगों को चाहिए गवर्नमेंट में यूडीसी एलडीसी अपना करके गवर्नमेंट में चले जाना है। सब लोग चाहेंगे, गवर्नमेंट कहां से इतने लोगों को नौकरी दे पाएगी? और गवर्नमेंट में जो नौकरी के लिए जा रहे हैं वो क्या कोई काम करने के लिए जा रहे हैं क्या? सबको अपना आराम से बैठना है, पैसा कमाना। सॉरी, काफी सारे गवर्नमेंट लोग बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं, बट जनरल एटीट्यूड बता रहा हूं, पीपल हु वांट टू गेट इनटू द गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट हैज इंप्रूव्ड। आज की डेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर वर्किंग मच बेटर देन corporate companies. I'm making this statement because I do a lot of training workshops for Ministry of Railways, I do for Container Corporation of India, I do for Dedicated Freight Corridor Corporation of India, I do a lot of programs for Hindustan Petroleum, NTPC, I do a lot of programs. वहां के एम्प्लॉइज तो आज की डेट में इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। आई डिड एन इंटरवेंशन वाइट पेपर फॉर उत्तर प्रदेश पुलिस फॉर देयर आईपीएस ऑफिसर्स about change management and all that। सब में मैंने आई डील विथ लॉट ऑफ पीपल। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनरली जो एस्पिरेंट्स अंदर जाते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा ये गलत परसेप्शन बना हुआ है, काफी कुछ वो चेंज हो गया। चलिए जी, वो तो ज्यादा हमने कर दिया। ये कैपिटल प्राइवेट कैपेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो लॉट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग व्हिच इज गोइंग टू ड्राइव द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री इन द मंथ्स एंड इयर्स टू कम। उसके बाद सेवरल मल्टी-ईयर कैपेक्स साइकिल्स, जैसे अभी सुपर साइकिल नहीं हुआ है टीसीएस स्टील कंपनीज में, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तब सब 20-20, 30-30 रुपए के शेयर बेचते थे। आजकल कैसे 3-4 गुना हो गया, वो सब स्टील का सुपर साइकिल था। चलिए अभी कुछ टाइम से टाटा स्टील हर एक कंपनी थोड़ा सा गिर गया, आज भी बहुत गिरा है। चलिए वो बात की बात है, टेम्परेरी चीजें हैं ये सब, बट ओवरऑल आप पर्सपेक्टिव पे देखेंगे कैपेक्स में एक मल्टी ईयर साइकिल आने वाला है। इंडिया में बहुत कुछ होने वाला है स्टॉक मार्केट में, और ये तीन चीजें जब टुगेदर आ रहे हैं वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। और जब भी आप कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स देखेंगे वो और इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा कोरिलेटेड होता है। ठीक है जी। नो, चाइना के साथ कंपेयर करके देखिए, क्योंकि लोग तो कहते हैं चाइना चाइना चाइना। भाई चाइना के साथ मैं अभी कंपेयर आपको करके देता हूं। चाइना में जीडीपी जो है बिल्कुल आधा होने वाला है। जैसे वो कहते थे ना, रिकॉर्ड करते थे 8%, 10% ग्रोथ करते थे, इस बार जो है आप देखिएगा, मैं भी आपके साथ बैठा हूं, क्योंकि उनका 4% भी नहीं होने वाला है चाइना में। और ये मेरा गणित नहीं है, मैं काफ़ी सारे जैसे पॉल क्रुगमैन है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, इकोनॉमिस्ट है, हर मैगजीन पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ। क्योंकि हमारी ज़िंदगी पढ़ने में और सीखने में निकल जाता है, जैसे आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो नौकरी करना है, सुबह से शाम तक 8 घंटे की नौकरी करना है। ठीक है जी। जब हम 30 दिन ट्रेनिंग नहीं करते हैं, हम 10-12 दिन ट्रेनिंग करते हैं, बाकी टाइम हम बैठ के रिसर्च करते हैं ट्रेनिंग्स के लिए। तो हम पूरा करके आपको एक इसेंस में हर एक चीज़ आपको
समझा रहा हूँ, ठीक है जी। नहीं तो आप ये बुक में तो हर चीज़ है, बट आप बुक में पढ़ना चाहेंगे तो आपको तो 2 दिन लग जाएगा। मैं उसका एसेंस लेके आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में हो क्या रहा है, ताकि आप किसी के साथ भी बात करेंगे, कंपनी वाले हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं या हाई लेवल मीटिंग में जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आप बात कर सकते हैं, ठीक है जी। चाइना का जीडीपी जो है बिल्कुल 4% होने वाला है, जिसका मतलब 4-5%, इसका मतलब 50% उनका डाउन हो गया है जीडीपी ग्रोथ, वो एक चीज़ देखिएगा। दूसरा, पिछले साल तो उनका डबल डिजिट अर्निंग्स था, प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा हूं, इस बार तो मेरे ख्याल में बहुत कम होगा। मगर इंडिया देखेंगे 25% कारपोरेट प्रॉफिट्स होने वाला है, और आप जीडीपी देखेंगे 23 ईयर्स का जीडीपी बता रहा हूं 8%, 23 मतलब 2023 8% होगा। तो ये सब होने से हमारे इंडिया में जो स्टॉक्स है उनका वैल्यूएशन बेटर होगा, और उसके साथ साथ जो है काफी काम हो रहा है जी। उस पर एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि वो काफी कुछ इन्फ्लुएंस करने वाला है, वो है डीकार्बनाइजेशन। डीकार्बनाइजेशन का क्या मतलब है, क्योंकि आज की डेट में पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन, हर जगह पे पोल्यूशन बात हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस हुआ है पेरिस कॉन्फ्रेंस में, हमारे मोदी साहब भी वहां जाके सबसे गले मिल के आए हैं। वो दूसरे भी उनको पार्लियामेंट में गले मिलनी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो पेरिस में जाके गले मिल के आए हैं सबसे। वो सब भी जो है काफ़ी कुछ स्टॉक मार्केट में सुन लीजिएगा, काफ़ी ये सब में मैं जैसे पहले कहता मैं स्टॉक सजेस्ट नहीं करूंगा, बट ओवरऑल ट्रेंड्स एंड डायरेक्शंस बताता हूँ। स्टॉक्स क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है, पेपर है, वो सब आप देखते रहिएगा। बट मैं आपको एक ब्रॉड डायरेक्शंस दिखा रहा हूँ कि इंडिया में हो क्या रहा है, ठीक है जी। उस पर आप देखेंगे, जैसे कोई भी कंपनी डीकार्बनाइजेशन में काम करता है, जैसे रिन्यूएबल एमरजेंसी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस हो, ये सब कंपनीज बहुत बढ़िया रहेगा। आपने देखा ना कुछ कंपनीज जैसे आपके केपीआईटी टेक्नोलॉजीज देखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो काम कर रहे हैं बेचारे 25% बढ़ गया भाई साहब। शेयर प्राइसेस देखेंगे डेली 4-4-5-5% शेयर्स बढ़ रहा है। उसके बारे में भी मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा आपको, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। बट ये नहीं है कि आप पूरा पैसा लेके वहां डाल देंगे, ऐसा नहीं है, अपना रिसर्च भी करिएगा। मैं एक ब्रॉड काइंड ऑफ गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें देखेंगे कुछ बाइंग थीम्स है, ये गैस सेक्टर में भी देखेंगे, जैसे गैस है, एनर्जी है, बायोफ्यूल है, हाइड्रोजन है, रिन्यूएबल्स है, ये सब चीजें काफी सारा काम हो रहा है इंडिया में भाई। $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कैपेक्स की बात कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 10 सालों में, एक डिकेड में 400 बिलियन। भाई 400 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। एक जमाने में आप देखेंगे मेरे ख्याल में 97-98 में इंडिया का टोटल जीडीपी इतना था, इंडिया का टोटल जीडीपी मेरे ख्याल में 500-600 बिलियन डॉलर्स था। उतना तो सिर्फ ये डिकार्बनाइजेशन में इंडियन कंपनी स्पेंड होने वाला है। ये सब बिल्कुल जितने भी ईपीसी कंपनीज है, चांदी चांदी होने वाला है भाई साहब। ये सब जो मार्केट मूवमेंट वगैरह कर रहा है वो सब काफी कुछ हो रहा है। और दूसरा भी आप देखेंगे जैसे डीजल के बारे में, डीजल धीरे 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 जा रहा है, बाहर निकल रहा है, तो लोग सोचते हैं, लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, ये सब ट्रेंड्स बता रहा हूँ। तो डीजल से लेके काफ़ी सारे सेक्टर्स ट्रेन में आने वाला है। तो ट्रेन में आएंगे तो ट्रेन के नए नए कैपेसिटी बनेगा, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन बनेगा उस पे। उसके बाद जैसे आपके सीमेंट सेक्टर है, आपके एफएमसीजी, रिटेलिंग सेक्टर, ये सब सेक्टर्स का आप देखेंगे लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। किसका? क्योंकि सीमेंट मेन मूवमेंट तो हो रहा, सीमेंट मूवमेंट है, एफएमसीजी है, रिटेल सेक्टर है, लॉजिस्टिक कास्ट बहुत ज़्यादा है भाई साहब। मैं दूसरा एक वीडियो डालूंगा लॉजिस्टिक्स कास्ट को समझाने के लिए। एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन कंपनी है, उनके बारे में मैं डालूंगा, वो कैसे लॉजिस्टिक कास्ट को कम कर रहे हैं, ईस्ट कॉरिडोर क्या है, वेस्ट कॉरिडोर क्या है, ये सब करने से इंडियन इकोनॉमी क्या में क्या फ़र्क आने वाला है वो सब। क्योंकि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर मेरे क्लाइंट भी है, तो मैं कुछ डिटेल तरीके से समझाऊंगा। क्योंकि चाइना में देखेंगे, अभी चाइना का कंपैरिजन किया, चाइना में देखेंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट्स वहां पे सिर्फ 10% भी नहीं है, 7-8% भी नहीं है, मगर इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसका प्रॉपर स्टडी नहीं है, बट जनरल जैसे कहते हैं ना, डिप्स्टिक स्टडी कहते हैं, क्योंकि पीएचडी वाले हैं, वो ऐसे ही कोई फिगर बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा धर्म होता, ऐसे ही हम कोई डेटा फेंकेंगे नहीं है अनलेस इट इज प्रॉपरली रिसर्च। बट फिर भी डिप्स्टिक फिगर से आइडेंटिफिकेशन के लिए बताते हो बहुत ज्यादा है इंडिया में। क्योंकि भाई सब ट्रक में बैठेगा, ड्राइवर है, अपना आराम से जाएगा, कहीं टोल पोस्ट है, कहीं पुलिस है, ये है वो है, सड़क ठीक नहीं है, स्पीड नहीं पकड़ पर। आजकल तो काफ़ी कुछ एक्सप्रेस वे वगैरह बन गया है, बट फिर भी इंटरनेशनल जैसे चाइना जैसे आप लॉजिस्टिक कॉस्ट को 10% तक ले आना है तो इतना मजाक वाला बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं।
उसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है, ये $400 बिलियन जाएगा कहाँ? यही कंपनी को जाना तो चुन चुन के लेना है। ठीक है जी।